इन हायर प्लांट। चैप्टर का नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट होते हैं, जो प्लांट हरे कलर के होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी। जिसके अंदर लाइट एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक फूड का। अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड अपॉन द ग्रीन पार्ट फॉर देयर नीड्स। ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं सारे के सारे अदर ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, फॉर देयर नीड्स। फोटोसिंथेसिस द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्या है? द बेसिस है ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Importance of photosynthesis, basis of generation of all food on earth। क्या है? बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस सारा का सारा फूड बनता है धरती पे। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है आपका फोटोसिंथेसिस। रिजल्ट इन ओवोल्यूशन ऑफ, तो फोटोसिंथेसिस होती है तो आपका ओवोल्यूशन होता है किसका? इवोल्यूशन होता है आपका ऑक्सीजन का, विच इज़ अ बीन एडिड टू एटमॉस्फेयर। वो एडिड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, लाइट हो गया, आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइट हो गई, एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट दिखाता है आपका प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को दिखाने के लिए है ये वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? टेक अ वेराइगेटेड लीफ। जो वेराइगेटेड लीफ कौन सी होती है? वो पार्शली कवर्ड होती है लीफ विथ ब्लैक पेपर। एक लीफ है ये, वो आधी कवर्ड है ब्लैक पेपर से। मान लीजिए ये पार्ट कवर्ड है, ये आधी कवर्ड है ब्लैक पेपर से, और आधी है वो एक्सपोज है लाइट से। और ये लाइट है पे ये इस पे लाइट गिर रही है। टेस्ट लीव प्रेजेंस ऑफ स्टार दिखाती है। रिजल्ट, स्टार वॉज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीव। ठीक है, वो पार्ट कवर्ड नहीं हुआ था, उसमें तो स्टार्च आ गया, और कवर्ड पार्ट था उसमें स्टार्च नहीं आया। ये स्टार फोटोसिंथेसिस में बनता है। Inference photosynthesis occur only in green part plant, uncovered part of leaf, in presence of light। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम। ये किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस को दिखाता है एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ? एंक्लोज 1/2 ऑफ लीफ इन टेस्ट ट्यूब विथ KOH शॉक। ठीक है, इसमें क्या हुआ? हमने लीफ को लिया, ये लीफ है, इसके अंदर हमने इसे एक उसके उस बॉक्स में ले लिया ऐसे करके, और इसके अंदर हमने KOH डाल लिया। KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इनने एब्जॉर्ब कर ली सारी कार्बन डाइऑक्साइड को। वाइल एक्सपोज अनदर हाफ लीफ, और बाकी की आधी लीफ थी ये, इसे आपने एक्सपोज रखा, डिब्बे के अंदर बंद नहीं करा। द प्लेस सेटअप इन लाइट फॉर सेम टाइम, और दोनों के लिए लाइट थी और सेम टाइम को दोनों को मिली। टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च इन टू हाफ ऑफ लीफ। रिजल्ट क्या आया इसका निकल के? वो एक्सपोज हाफ ऑफ लीफ था, उसने स्टार्च को दिखा दिया। वाइल अनदर हाफ जो टेस्ट ट्यूब में बंद है वो उसने नहीं दिखाया स्टार्च बना हुआ। इन्फेरेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाया है इसने। जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ये दिखाता है आपका एसेंशियल रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट ग्रोथ में एसेंशियल रोल है ऑक्सीजन का, ये दिखाता है जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय
जोसेफ पिस्ले, उन सब 1770 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे थे। किसने करे थे? जोसेफ पिस्ले ने करे थे 1770 में। रिवेल्ड, इन्होंने दिखाया, रिवेल्ड करा एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। कंक्लूजन था बोथ बर्निंग कैंडल एंड एनिमल्स, दोनों के दोनों बर्निंग कैंडल थी और एनिमल के डेड ब्रीथ एयर एंड डैमेज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वाइल्ड प्लांट रिस्टोर्ड ऑक्सीजन टू एयर। इन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया और एक बर्निंग कैंडल ली, ठीक है, प्लांट लिया और एक बर्निंग कैंडल ली, दोनों जिंदा रह गए क्योंकि वो बर्निंग कैंडल थी ऑक्सीजन को खा रही थी और प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही थी। वो प्लांट था, प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था और ऑक्सीजन छोड़ रहा था। जैन इंगेन हॉग्स, जैन इंगेन हॉग, या इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे अपने 1730 से 1799 तक। एक्सपेरिमेंट, सनलाइट एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, दिखाता है ये। क्या दिखाते हैं ये बताते हैं कि सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैन इंगेन्स हॉग सेट अप वन यूज बाय प्रिस्ले प्लेस एक्वेटिक प्लांट वंस इन सनलाइट एंड अदर इन डार्क। एक को इन्होंने सनलाइट में रखा प्लांट को, एक को डार्क में रखा। एक्वेटिक प्लांट की बात हो रही है समुद्र में अंदर। रिजल्ट देखा इन्होंने, ब्राइट कलर लाइट स्मॉल बबल वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। इन्होंने ग्रीन पार्ट रखा है एक्वेटिक प्लांट का, एक तो सनलाइट में रखा पानी के अंदर और ये रखा आपका बिना सनलाइट के। इन्होंने कहा पत्ती थी, पत्ती पे ग्रीन पार्ट थे प्लांट के, उसमें से बुलबुले निकल के ऊपर आ रहे थे पानी में। वाइल डार्क प्लांट में कोई भी बुलबुला नहीं निकल रहा था, दिखा रहा था कि ऑक्सीजन निकलती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये दिखा रहा है सनलाइट भी ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बबल वॉज लेटर आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सीजन, बबल हमें बाद में पता चले थे वो ऑक्सीजन है। इन्फ्रेंस, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड इवॉल्व ऑक्सीजन, बट ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो जो ऑक्सीजन निकाल सकता है, बस ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का जो कि ऑक्सीजन निकाल सकता है। एंगेलमैन इनने आए थे 1843 में से 1899 तक। मेजर दैट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, इन्होंने मेज़र करा कि मेज़र करा इन्होंने इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। ये कह रहे हैं डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कैसी होती है। ही यूज टू प्रिज्म, इन्होंने प्रिज्म लिया और वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया इनटू स्पेक्ट्रल लाइन कंपोनेंट में। देन इल्यूमिनेट ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्रीन एल्गी ली क्लेडोफोरा, वो एल्गी को प्लेस करा सस्पेंशन और एरोबिक बैक्टीरिया टू डिटेक्ट साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। और ये पता चला कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए मेन रीजन ऑफ ब्लू में और रेड में। रेड वहाँ पर रेड लाइट आ रही थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और वहाँ पे ब्लू लाइट आ रही थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी। दो जगह फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही थी, रेड में और ब्लू में, दो में हो रही थी, वहाँ पे सारे बैक्टीरिया भग गए। इन्होंने एक एल्गी ली थी, एल्गी के साथ एरोबिक बैक्टीरिया ली तो ऑक्सीजन लेते हों, ठीक है। फिर एल्गी ने वहाँ पे ऑक्सीजन निकालनी चालू करी होगी, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन खाने आ गए। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी, तो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में निकली। इन्फेरेंस एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेरियस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। ये कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग होता है इन वेरियस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज मेड विच रफली रिजेंबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए और बी में। जूलियस वॉर्म सैक
1854 में आया था जूलियस वॉर्मसैक। अब जूलियस वॉर्मसैक का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं हम। प्रूफ व्हेन द प्लांट ग्रोथ देयर ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये कह रहे हैं वो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यूजुअली स्टोर होता है एज स्टार्च। ग्लूकोज स्टोर होता है यूजुअली एज स्टार्च एंड ऑल्सो सोड क्लोरोफिल लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है कहाँ पाया जाता है? स्पेशल बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल के अंदर होती है। बाय 19th सेंचुरी से ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया था कि प्लांट यूज़ लाइट एनर्जी। प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन किसे बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए और वाटर को बनाने के लिए। बाय द हेल्प ऑफ देयर ग्रीन पार्ट्स। Empirical equation of photosynthesis for oxygen evolving organism was। ये कह रही है एम्पेरिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की फॉर ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी आई, यहाँ का कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है। वैन नील एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले अब हम यहाँ पे। ये होता है 1897 में से 1985 तक। 1897 से 1985 तक वर्क ऑन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे वर्क करता है ये किस पे वर्क करता है? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे वर्क करता है। डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये दिखा रहा है कि फोटोसिंथेसिस होती है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। in which suitable oxidizable compound donate hydrogen to reduce carbon dioxide to carbohydrate। ये कह रहे हैं जिसके अंदर सुटेबल ऑक्सीडाइज कंपाउंड होते हैं वो डोनेट करते हैं और हाइड्रोजन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि कह रहा है ये मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर। अभी वो वाटर होता है, वो ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या फिर पानी से आती है। वो ऑक्सीजन निकलती है आपकी वाटर वाली ऑक्सीजन होती है, वो निकलती है, वो वाटर के साथ होती है, वो वाली ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं निकलती। फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन डोनर ये होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ग्रीन पार्ट में ये होता है, ये ऑक्सीजन निकालता है, इससे ऑक्सीजन इससे निकलती है। पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सल्फर निकलता है, सल्फर H2S का यूज़ करेंगे हम किस में? सल्फर, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, यहाँ पे सल्फेट निकलेगा या सल्फर। इन ग्रीन प्लांट वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2। वाटर ऑक्सीडाइज होके O2 बना देता है। वी कैन से डैट O2 इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट कम्स फ्रॉम वाटर। जो O2 ग्रीन पार्ट प्लांट से निकलती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो पानी से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। दिस वॉज लेटर ऑन प्रूव बाय रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक। इसको बाद में प्रूफ कर दिया था रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक ने। इस चीज़ को प्रूफ कर दिया था कि ऑक्सीजन होती है ये वाटर से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये प्रूफ कर दिया था बाद में रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक्स ने। करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। 6 मॉलिक्यूल लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल लगते हैं वाटर के, उस पर लाइट एनर्जी आती है और एक मॉलिक्यूल निकलता है ग्लूकोज असीसिस H2L O6। और आपका 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं वाटर के और 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं
जुड़ गए। 6 मॉलिक्यूल आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल आए हैं वाटर के। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकला, 12 वाटर, 12 तो कुछ है, 12 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मॉलिक्यूल लगे और निकले 6 मॉलिक्यूल, और 6 निकले आपके ऑक्सीजन के। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन दैम अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। क्लोरोफिलाल होता है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है मेसोफिल सेल की वॉल के साथ, जैसे कि मेसोफिल सेल है इसकी वॉल के साथ लग जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर अलाइन themselves along the wall of mesophyll cell such that they get optimum quantity of incident light, जिसकी वजह से ये ऑप्टिमम क्वांटिटी में ले सके इंसिडेंट लाइट को। विद इन क्लोरोप्लास्ट दे द मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनल सिस्टम होता है, कंसिस्ट करता है ग्रेना स्ट्रोमा लैमिले मैट्रिक स्ट्रोमा। विद इन अ क्लोरोप्लास्ट के अंदर दे द मेम्ब्रेनल सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है ग्रेना स्ट्रोमा लैमिले मैट्रिक स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर, ये मेम्ब्रेन सिस्टम है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये है आपका ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनडीपी। ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और सिंथेसिस करने के लिए एटीपी और एनडीएच का। लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन को। इन स्ट्रोमा के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है लाइट रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन। सिंथेसिस होती है शुगर में, शुगर की सिंथेसिस होती है। विच इन टर्न प्रोड्यूस स्टार्च, जो कि बाद में स्टार्च बना देता है। डार्क रिएक्शन लेटर सेट आर नॉट डायरेक्टली ड्राइवन लाइट रिएक्शन। ये कह रहे हैं डार्क रिएक्शन होती है, ये लेटर सेट है, बाद में होती है किसके, लाइट रिएक्शन के पार, पर नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं निकलती लाइट रिएक्शन के। डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट एंड, ये डिपेंड करती है आपकी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को। ये लाइट एनर्जी लाइट पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती, पर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ये लाइट डार्क रिएक्शन होती है, ये लाइट पे तो डिपेंड नहीं करती, पर ये लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। वो होगा एटीपी और एनडीपीएच। एंड टू डिस्टिंग्विश लेटर दे कॉल्ड बाय कंजर्वेशन एंड डार्क रिएक्शन। दिस शुड नॉट बी मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट डिपेंड ऑन लाइट। इसका ये डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये डार्कनेस में होती है और ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती। इसकी ये डार्क मतलब इसके नाम में ये नहीं बता रहा कि ये डार्कनेस में होती है, लाइट में नहीं होती। ये बता रहा है लाइट पे, और दे आर नॉट डिपेंड ऑन लाइट। ना ये डार्क ये बड़ी बता रहा कि लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है और लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस में कौन कौन के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। कुछ वो पिगमेंट होते हैं उनके बाद एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब करने की लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एट आ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट इज डन बाय, ये सेपरेशन होता है पिगमेंट का ऑफ एनी ग्रीन प्लांट इज डन बाय क्रोमेटोग्राफी। हम सेपरेशन करते हैं पिगमेंट का ऑफ एनी ग्रीन प्लांट, किसी भी ग्रीन प्लांट के, किससे करते हैं, टेक्निक से करते हैं, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी नाम है इसका। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन
of typical leaf pigment indicate that the color of leaf is actually due to, ये कलर आ रहा है लीफ का, ये एक्चुअली ड्यू टू आ रहा है, क्रोमेटोग्राफी बता रही है 4 पिगमेंट की वजह से। एक टिपिकल लीफ पिगमेंट, एक टिपिकल होती है लीफ, उसके पिगमेंट होते हैं इंडिकेट करते हैं ना कलर ऑफ लीफ। ये कह रहे हैं कलर ऑफ लीफ है ये हरी पत्ती तुम्हें दिखती है, कलर ऑफ लीफ दिखता है, ये असल में 4 पिगमेंट से मिलके बना है कलर। ये नॉन ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, एक पिगमेंट से नहीं बना है, 4 पिगमेंट से बनता है इस लीफ का कलर, 4 पिगमेंट से बनता है लीफ का कलर। एक पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए नाम है एक पिगमेंट का। ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राफ, क्रोमेटोग्राफ में क्या दिखता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखता है क्रोमेटोग्राफ में, ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखता है क्रोमेटोग्राफ में। क्लोरोफिल ए मोस्ट एबेंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में वर्ल्ड लिखा होगा ये, वर्ल्ड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए था ऊपर वाला, क्लोरोफिल बी क्या है, क्लोरोफिल बी है येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी है आपका येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट। सैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, सैंथोफिल कौन से कलर का पिगमेंट है, येलो, सैंथोफिल आपका येलो कलर का पिगमेंट है, सैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है। और क्लोरोफिल ए हो गया आपका, वो हो गया ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल ए वो, ठीक है। क्लोरोफिल ए मोस्ट एबेंडेंट पिगमेंट है इन वर्ल्ड। ये क्लोरोफिल बी हो गया येलो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी होता है आपका येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल बी। सैंथोफिल होता है येलो कलर का, सैंथोफिल होता है आपका येलो कलर का। केराटिनॉइड, कैरोटिनॉइड होता है येलो टू येलो ऑरेंज, केराटिनॉइड होता है येलो टू येलो ऑरेंज। केराटिनॉइड कौन से कलर का होता है, येलो टू येलो ऑरेंज। एसेसरी पिगमेंट, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, ये कौन सा कलर का होता है क्लोरोफिल बी, येलो और ग्रीन। क्लोरोफिल बी होता है आपका येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल बी। सैंथोफिल येलो कलर का होता है, केराटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होता है। ये आपके तीनों के तीनों हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट और ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए के पास। एसेसरी पिगमेंट फंक्शन क्या होता है, अलाउ करते हैं प्लांट टू वर्क ऑन वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। या एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये प्लांट को अलाउ करते हैं कि काम कर सके वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे। एक्सेसरी पिगमेंट अलाउ प्लांट टू वर्क ऑन वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। एक्सेसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से। और एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये क्लोरोफिल ए को बचाते हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल ए को। एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं आप। कौन, एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए दिखा रहा है आपका ग्राफ। क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू एंड रेड रीजन। क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। क्लोरोफिल ए दिखाता है 2 एब्जॉर्प्शन पीक, इसमें 2 पीक आती हैं, एक तो पीक आती है ब्लू में, एक पीक आती है किस में, ये तो ब्लू में हो गई और ये हो गई रेड में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है क्लोरोफिल बी का, ये दिखाता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। क्लोरोफिल बी भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है आपका ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ब्लू में दिखाता है रीजन में और
रेड रीजन में दिखाता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल बी शो 2 एब्जॉर्प्शन पीक, 2 एब्जॉर्प्शन पीक दिखाता है जो विच आर बिटवीन 2 पीक ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, वो होती हैं बीच में होती हैं क्लोरोफिल ए की पीक से। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल ए की पिगमेंट याली हो गई और ये होती हैं आपकी क्लोरोफिल बी की पिगमेंट, इनके बीच में ही होती है। केराटिनॉइड, केराटिनॉइड सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू रीजन। केराटिनॉइड पिगमेंट होता है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का इन ब्लू रीजन में। ब्लू रीजन में करता है केराटिनॉइड लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। केराटिनॉइड लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में करता है। केराटिनॉइड शो करता है 2 एब्जॉर्प्शन पीक, 2 एब्जॉर्प्शन पीक आती है केराटिनॉइड में, दोनों की दोनों ही ब्लू रीजन में होती है। केराटिनॉइड में भी 2 पीक आती हैं, क्लोरोफिल ए में भी 2 पीक आती हैं, क्लोरोफिल बी में भी 2 पीक आती हैं, केराटिनॉइड में भी 2 पीक आती हैं। केराटिनॉइड में पर दोनों पीक होती हैं ब्लू रीजन में आती हैं, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में दोनों पीक होती हैं वो रेड और ब्लू रीजन में आती हैं। एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? ब्लू और रेड रीजन में हो रही है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है आपकी ब्लू और रेड रीजन के अंदर। ऑल्सो रीजन ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल बाय क्लोरोफिल ए। ये क्या है? ये रीजन भी हैं ब्लू और रेड। कौन से रीजन है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे बाय क्लोरोफिल ए। Also there is not complete one to overlap between absorption spectrum of chlorophyll A, action spectrum photosynthesis। ये कह रहे हैं although there is not complete 1-to-1 overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum photosynthesis, some photosynthesis also take place at अदर वेवलेंथ और विजिबल स्पेक्ट्रम के ना कुछ फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी होती है दूसरी वेवलेंथ में, वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। लाइट रिएक्शन, अब आ गए यहाँ से मेन चैप्टर, यहाँ से चालू होता है इस तरह से। वो सब तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं पीछे वाले पार्ट में से भी, पर वो मेन समझने वाला पोर्शन है यहाँ से चालू हो जाता है। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को कहते हैं हम फोटो केमिकल फेज, फोटो केमिकल फेज। लाइट रिएक्शन इंक्लूड करता है वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी एंड ऑक्सीजन निकलेगी, फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड का और एटीपी और एनडीपी का। लाइट रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। ये इंक्लूड, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर टूटेगा यहाँ पे और ऑक्सीजन निकलेगी, और एक फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड का, एटीपी हो गया, एनडीपीएच हो गया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC होता है, मेडअप होता है 100 ऑफ पिगमेंट से, 100 पिगमेंट से बना हुआ होता है ये। मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है बाउंड होता है टू प्रोटीन से। LHS is made up of hundreds of pigment molecule bound to protein. Light harvesting complex LHS is made up of hundreds of pigment molecule bound to protein. Each LHS having 2 component, हर एक LHS के पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास 2 कंपोनेंट होते हैं। एक पहले कंपोनेंट का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसको कहते हैं एंटीने भी कहते हैं उसे। हर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास हर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला नाम है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसका नाम एंटीने भी होता है, और दूसरे का नाम है रिएक्शन सेंटर।
रिएक्शन सेंटर। जैसे कि आपको देख रहे हैं ये यहाँ पे आपका ये दिख रहे हैं यहाँ पे पिगमेंट्स, और यहाँ पे है रिएक्शन का सेंटर। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, ये फोटोन हो गया, ये फोटोन आया, ठीक है ना। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है ऊपर की साइड, ये फोटोन आएगा फेंकेगा निकाल के। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं एंटीने, इसी का कहते हैं एंटीने कहते हैं इसे। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को कहते हैं हम एंटीने। ये इंक्लूड करता है ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसके पास सारे के सारे पिगमेंट होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को छोड़ के। क्लोरोफिल ए को मॉलिक्यूल को छोड़ के, वो एक ही मॉलिक्यूल होता है वैसे तो, बस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को छोड़ के। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम उसे एंटीना कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को। ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर फॉर्म बाय सिंगल क्लोरोफिल ए, एक ओनली वन सिंगल क्लोरोफिल ए का बनता है लाइट रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर होता है ये सिर्फ सिंगल एक क्लोरोफिल ए का बनता है। लाइट रिएक्शन सेंटर हो गया, ये फॉर्म्ड बाय सिंगल क्लोरोफिल ए। द टाइप ऑफ LHC। अब टाइप होते हैं LHC के दिए दो टाइप हैं, दो तरह का होता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक होता है फोटो सिस्टम 1, एक होता है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 PS1 कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। फोटो सिस्टम 1 इसकी होता है P700, ये P700 है। फोटो सिस्टम 1 होता है P700 है। एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड PS2, ये होता है आपका P680। ये लाइट एब्जॉर्ब, ये यहाँ पे ये 700 क्या दिखा रहा है, वेवलेंथ दिखा रहे हैं सब, 680 वेवलेंथ का नंबर है, ठीक है। ये पहला कॉम्प्लेक्स होता है पहला ये LHS लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं। पहला है फोटो सिस्टम 1, उसे PS1 कह दो शॉर्ट फॉर्म में, और उसे कहते हैं P700। एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड P2, उसका नाम है P680। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये दो टाइप के होते हैं। होता है PS1 फोटो सिस्टम 1, ये P700 कहते हैं इसे। एक होता है PS2 P680। इसका क्लोरोफिल होता है फोटो सिस्टम 1 का, PS1 का, P700 का। ये क्लोरोफिल को, ये इसका क्लोरोफिल होता है एब्जॉर्ब करता है, इसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ दे रखी है 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल होता है PS1 में, उसका एब्जॉर्प्शन पीक आता है वो 700 पे आता है। और यहाँ पे ये PS2 में क्लोरोफिल होता है, उसका एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर पे आता है। 700 नैनोमीटर पे किसका पीक आता है एब्जॉर्प्शन का? PS1 का, फोटो सिस्टम 1 का। और 680 पे आता है आपका PS2 का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। ये आपका फोटो सिस्टम सेकंड दे रखा है, ये पूरा इधर की साइड, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका फोटो सिस्टम 1 दे रखा है, यहाँ से लेके पूरा ये गोला इधर तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे Z स्कीम को। ये Z स्कीम को देखिए, ये लाइट आई हमने इलेक्ट्रॉन फेंका, ये आपके पास आया, ये आया फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास आया, सेकंड के पास आया, सेकंड के पास। ये लाइट, अगर लाइट ने 700 की नैनोमीटर से फेंका है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से फेंका है, तो ये गया किसके पास? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, फोटो सिस्टम सेकंड वाले के। और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इतनी ताकत से इसे दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद फेंका फोटो सिस्टम 1 वाले के, कि इसने ADP को ATP में बदल दिया, ठीक है। और फिर LHS ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रॉन दिया जाला, और उसने भी इतनी तेज़ फेंका इसे कि ये इसने NADP को NADPH में बदल दिया,
ये आपका पूरा फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। अगर देखिए, अगर आपकी लाइट 680 नैनोमीटर पे आ रही है तो फोटो सिस्टम किसके पास जाएगी? सेकंड के पास जाएगी। अगर ये लाइट आपकी ये लाइट आपकी 700 नैनोमीटर पे आ रही है तो ये डायरेक्ट चली जाएगी फोटो सिस्टम वन के पास, और ऐसे चली जाएगी, और ऐसे जाएगी तो ये ATP नहीं बनाने की। जेड स्कीम कहते हैं इस पूरे को। यह आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था इधर बीच में। जेड स्कीम, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल इन PS सेकेंड एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। वो एक्साइट करता है जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पिकअप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पिकअप हो जाता है, कौन ले लेता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासिस इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन होते हैं? साइटोक्रोम होते हैं। डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल सैक। इलेक्ट्रॉन आर पास अल्टीमेटली टू पिगमेंट ऑफ PS1 के पिगमेंट के बाद चला गया। एक्साइटेशन एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन पिक अप बाय अनदर इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा कोई और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विद अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी, इसने क्या बनाया? डाउनहिल मूवमेंट बनाया दोबारा से, उसने क्या निकाल दिया? NADHP, सो NHD इसे रिड्यूस करके हाइड्रोजन जोड़ दिया इसमें। इस पूरे को जेड स्कीम कहते हैं। दोनों बार तब एनर्जी निकली है, दोनों बार डाउनहिल मूवमेंट हुआ है, ध्यान रखना। जेड स्कीम इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड स्कीम में क्या होता है? मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। जेड स्कीम में क्या होता है? मूवमेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉन का। फ्रॉम PS सेकेंड टू एक्सेप्टर, ये अपील होता है। PS सेकेंड से एक्सेप्टर के पास गया, ये क्या अपील है। और मूव फ्रॉम एक्सेप्टर से PS फर्स्ट के पास आया, ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। ऑल्थो बीच में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पड़ी थी। PS से फर्स्ट टू अनदर एक्सेप्टर, अब फील्ड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा ये। फ्रॉम एक्सेप्टर टू NADP डाउनहिल ट्रांसपोर्ट था, जहाँ पे आपकी एनर्जी निकली वाली। That shape is formed when all carrier are placed in sequence on redox potential scale. That shape बन जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या हुई? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रेप्लेनिश इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम PS सेकेंड। ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है जिससे रेप्लेनिश ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट वर मूव फ्रॉम PS सेकेंड, जो कि मूव करता है PS सेकेंड से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑल्सो एसोसिएटेड विद PS सेकेंड। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड है? PS सेकेंड से एसोसिएटेड है। इन विच द वाटर स्प्लिट हो जाता है आपका हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन वाटर कहते होते भाग रहा था हर जगह। ये वाटर का इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगी। अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के टूटते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल के जाएगा, फिर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे। फोस्फोराइलेशन क्या होता है? फोस्फोराइलेशन को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल। ATP की सिंथेसिस होना बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ नेम फोस्फोराइलेशन।
फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी की सिंथेसिस होना बाय सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस होना एटीपी का फ्रॉम एडीपी इन एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट से। फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहेंगे? सिंथेसिस एटीपी बन रही है आपकी किससे? एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, पर लाइट की प्रेजेंस में, तभी तो फोटो बढ़ा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है काम। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस पे ये था आपका, इस पे लाइट गिरी, एडीपी था और फॉस्फेट था, इस पे लाइट गिरी, एटीपी में बदल गया। देयर टू टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, दो टाइप होता है फॉस्फोराइलेशन का इधर। देयर टू टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होता है आपका नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एक होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। वो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें ओनली PS1 इज फंक्शनल। ये इसमें क्या होता है? PS1 ही काम करता है आपका, PS2 काम ही नहीं करता। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में PS1 ही फंक्शनल होता है। साइट कौन सी होती है इसमें? एटीपी जहाँ बनती है आपकी स्ट्रोमल लैमिले, स्ट्रोमल लैमिले में बनती है, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन की साइट कौन सी होती है? साइट होती है इसकी स्ट्रोमल लैमिले। रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी ओनली, यहाँ पे बस एटीपी बनती है, एटीपी बनती है खाली। इट कंटिन्यू वर्किंग वैन वन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड मतलब ऊपर, बियॉन्ड मतलब ऊपर 680 से ज़्यादा की लाइट आएगी तभी काम करेगा। इट कंटिन्यू वर्किंग वैन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तब 680 के ऊपर की लाइट आएगी तभी ये काम करेगा। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिखा है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, बोथ फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? दोनों के दोनों फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। नॉन साइक्लिक वाले में साइट कौन सी होती है? ग्रेना लैमिले, साइट होती है ग्रेना लैमिले। रिजल्ट इन सिंथेसिस, साइट कहाँ होती है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में साइट होती है इनकी ग्रेना लैमिले, ग्रेना लैमिले, ग्रेना लैमिले। रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनती है और NADHPH विद बोथ, ही दोनों के दोनों बनते हैं, इसमें एटीपी बनती है और NADPH बनता है। ये डिसकंटिन्यू हो जाता है जब वैन द ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। जब इसके पास 680 के ऊपर की लाइट आने लग जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है थ्योरी, ये थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, कि कैसे एक्चुअली हकीकत में एटीपी की सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इन फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। फोटोसिंथेसिस की हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इसमें लिखा है कि एटीपी का बनना ये लिंक है डेवलपमेंट होना प्रोटॉन ग्रेडियंट का। प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बनेगा ही बनेगा अगर एक फोटोसिंथेसिस चल रही है और एटीपी को बनवाना है, एटीपी की सिंथेसिस करानी है। जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन होती है। इन रेस्पिरेशन प्रोटोन एक्यूमुलेट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में आपके वो प्रोटोन होते हैं, प्रोटोन एक्यूमुलेट हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसमें भर जाते हैं आपके प्रोटॉन रेस्पिरेशन में। तब रेस्पिरेशन होती है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तब रेस्पिरेशन होती है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्वायरमेंट ऑफ कीमोऑस्मोसिस, रिक्वायरमेंट क्या क्या है कीमोऑस्मोसिस की? रिक्वायरमेंट होती हैं कीमोऑस्मोसिस की क्या क्या? पहला है, सबसे पहला मेम्ब्रेन होना। दूसरा है फोटोन पंप होना। पहला मेम्ब्रेन होना, मेम्ब्रेन तो होनी चाहिए। अगर आपको कीमोऑस्मोसिस करानी है तो आपको मेम्ब्रेन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और दूसरा है प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप यूज द एनर्जी टू पंप प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये यूज़ करता है एनर्जी पंप करने में प्रोटोन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस क्रिएट द प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटोन पंप की वजह से एक फोटोन ग्रेडियंट आ जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये चाहिए होता है प्रोटोन ग्रेडियंट। तीसरा प्रोटोन ग्रेडियंट। और चौथा एटीपीएज। एटीपीएज हैज अ चैनल दैट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम लूमेन टू स्ट्रॉन्ग। एटीपीएस होता है चौथे नंबर का, ये चाहिए होता है। इस चौथा नंबर किसको और चौथी चीज़ क्या चाहिए? एटीपीएस चाहिए। हैज अ चैनल दैट अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम लूमेन से स्टोमा तक, और ये रिलीज करता है इनफ एनर्जी जो कि एक्टिवेट कर देती है एटीपीएस एंजाइम। एटीपीएस के बाद चैनल होता है जो कि अलाउ करता है डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटोन, डिफ्यूज़न कराता है प्रोटोन का फ्रॉम लूमेन से स्टोमा तक। रिलीज कराता है इनफ एनर्जी जो एक्टिवेट कर दे एटीपीएस एंजाइम को टू कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो कि एटीपीएस एंजाइम को एक्टिवेट कर दे, इतनी एनर्जी को बनवाता है, रिलीज करवाता है उससे कैटेलाइज वो एटीपीएस एंजाइम टू कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन कैटेलाइज हो जाती है। स्टेप दैट कॉज प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप। स्टेप जो कि प्रोटोन ग्रेडियंट को बनवाते हैं। स्टेप दैट कॉज प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर इन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, कहाँ पे टूटता है वाटर का मॉलिक्यूल? स्प्लिटिंग अकर होती है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, और ब्रेक डाउन प्रोटोन ग्रेडियंट, ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटोन ग्रेडियंट, रिलीज होती है एनर्जी और वो यूटिलाइज होती है फॉर एटीपी की सिंथेसिस में। एटीपीएस एंजाइम एक बार दिखा दूँ मैं डायग्राम से आपको। ये होती है कीमोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका बनता है, ये आपको बना रहे हैं, ये आपका पहले मैं पढ़ाई दूँ आपको। एटीपीएस एंजाइम होता है, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं एटीपीएस एंजाइम के। एटीपीएस एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है F0 एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। F0 पार्ट होता है एटीपीएस एंजाइम का जो कि एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर और काम करता है एज अ ट्रांसफर चैनल की तरह काम करता है। डेट मेडिकेट एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि आपका मेडिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक होता है F1 प्रोड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन फेसिंग स्टोमा, कि ब्रेक डाउन करता है ग्रेडियंट प्रोवाइड एनर्जी। F1 ब्रेक डाउन करता है ग्रेडियंट प्रोवाइड एनर्जी। कॉजिंग द कन्फॉर्मेशनल चेंज इन F1 के अंदर क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है ऑफ एटीपीज विच मेक एंजाइम सिंथेसिस मैनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, विच मेक एंजाइम सिंथेसिस होती है ऑफ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यूज़ ऑफ एटीपी एंड एनडीपीएच। एडीपी और एनडीपीएच का यूज़ कहाँ होता है?
प्रोडक्ट ऑफ लाइट कौन कौन से बने हैं अभी तक? और तो ऑक्सीजन निकल के आ गई प्रोडक्ट ऑफ लाइट में, एक एटीपी निकल के आ गया, एक निकल के था NADPH निकल के आ गया। ऑक्सीजन इवॉल्व होकर बाहर निकल गई क्लोरोप्लास्ट से, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में भग गई, क्लोरोप्लास्ट से निकल गया। वाइल ATP हो गया और NADPH हो गया, यूटिलाइज होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड ड्यूरिंग फूड को बनाने में काम आते हैं दोनों के दोनों, ATP और NADPH ये दोनों के दोनों फूड बनाने में काम आते हैं, फूड की सिंथेसिस में काम आते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में होती है आपका फूड का सिंथेसिस, डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन कहते हैं बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, वाटर पे, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेटिक फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, वाटर पे, उन प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे। Prove that the biosynthetic phase of photosynthesis depend upon the product of light, ATP or NADPH. As soon the light reaction unavailable, the biosynthetic phase continue for some time then stop. मान लीजिए हम पता कैसे लगाएंगे कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, हम यहाँ पे आप लाइट रिएक्शन कराइए मत, तो कुछ देर तक तो आपकी बायोसिंथेटिक फेज मतलब डार्क रिएक्शन चलेगी, फिर वो बंद हो जाएगी। इफ़ द लाइट इज़ मेड अवेलेबल, फिर आप लाइट को अवेलेबल करा दीजिए, फिर आपकी सिंथेसिस होती है स्टार्च की, वो दोबारा चालू हो जाएगी। ये बता रहा है कि बायोसिंथेटिक फेज मतलब डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे, जो कि ATP और NADPH ये दे रखा है आपका, ये इनर मेम्ब्रेन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे वाटर टूटा हाइड्रोजन बन गए, ऐसे हाइड्रोजन भरे पड़े हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट बना रखा है, वाटर से हाइड्रोजन निकल के ग्रेडियंट बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ग्रेडियंट बना हुआ है। ये बाहर स्टोमा है पूरा। अब यहाँ पे F0 है और ये F1 है, यहाँ से निकालता है आपका हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से, इससे ADP में बदल जाता है। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और ये थैलेकॉइड है पूरा, ये पूरा अंदर का थैलेकॉइड है पूरा, ये थैलेकॉइड का अंदर का स्पेस है और थैलेकॉइड के बाहर है ये स्टोमा है। ये I70 ये वो हो गया। यहाँ पे वाटर टूटा हाइड्रोजन अंदर भर गए, हाइड्रोजन इतने भर गए लूमेन में कि अब वो बाहर निकलेंगे, ग्रेडियंट बन गया, हमारे लो कंसनट्रेशन हाइड्रोजन के अंदर ज़्यादा है, ये इतनी स्पीड से निकल रहे हैं। ये F0 क्या है, एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, और F1 क्या बना रहा है, F1 पे ही ATP बन रही है इस तरह से। बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं C3 साइकिल। बायोसिंथेसिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं आपकी C3 साइकिल, इसे कहते हैं आपकी C3 साइकिल। इस C3 साइकिल का दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल, और इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्या नाम है इनकी, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन। स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन वर्क आउट बाय, स्टेप हैं डार्क रिएक्शन के, ये किसने खोजे हैं, ये कैल्विन ने खोजे हैं, कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है। इन एल्गी किसमें खोजे थे इसने, एल्गी में खोजे थे। इन एल्गी बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन 14, बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन 14, कैल्विन नाम है, ठीक है, कैल्विन नाम हो गया इसका। किस में खोजे हैं, एल्गी में खोजे हैं इसने, ये स्टेप एल्गी में खोजे थे बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव कार्बन 14। कैल्विन आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्रोडक्ट एज, कैल्विन ने आइडेंटिफाई करा था वो पहला प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है एज कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 कार्बन के ऑर्गेनिक का कंपाउंड था जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसे कहते हैं PGA,
ठीक है। तो केल्विन ने पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा था, उसका वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Later, some scientists experimentally conclude that the another group of plant, इन्होंने कहा है कि बाद में कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि एक अनदर ग्रुप है प्लांट का जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो है 4 कार्बन का। वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, कुछ दूसरे प्लांट में मिलता है। ये आपका 4 कार्बन का है। इसका नाम है आपका ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नाम है इसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं हम कार्बन टाइप बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर ये 2 चीज़ों बांट रहे हैं। एक है C3 पाथवे, C3 पाथवे, एक का नाम है C3 पाथवे। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है आपका किसके अंदर, C3 पाथवे में। वो एक बनता है C4 पाथवे में, C4 पाथवे में बनता है एक स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C4 पाथवे में फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है आपका राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। RUBP 5 कार्बन कीटोन शुगर। Calvin pathway occur in all photosynthetic whether they have C3 और C4 और एनी अदर पाथवे। कैल्विन साइकिल होती है, ये हर एक में होती है, या वो C4 हो या वो C3 हो या कोई और सा हो, हर एक में होती है कैल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस। कैल्विन साइकिल होती है और C3 प्लांट में भी पाई जाती है, C4 प्लांट में भी पाई जाती है और अदर प्लांट में भी पाई जाती है। अब C3 पाथवे के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ये दे रखा है आपको राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। इसका नाम है रूबिस्को। इस पे क्या हुआ, रूबिस्को के पास आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, वो जुड़ा पानी के साथ, तो क्या हुआ यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का था। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का बना हुआ है ये। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई यहाँ से, तो ये कार्बोक्सिलेशन होकर 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। अभी जब 6 कार्बन का कंपाउंड बना तो ये फिर 2 में टूट गया, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए, मतलब 2 बन गए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का होता है एक, तो ये 2 कंपाउंड बन गए 3-3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ ATP से ADP बना, एनर्जी फूकी यहाँ पे, ADP से ADP बना, यहाँ पे NADPH से NADP बना, यहाँ पे भी एनर्जी फूकी। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रायो शुगर, यहाँ पे ये शुगर थी, ये शुगर थी, ठीक है। यहाँ से ये था, यहाँ से क्या हुआ, ये था, यहाँ से एक कार्बन निकलेगा बस, इनका एक कार्बन आएगा, वो सुक्रोज शुगर बनाने चला जाएगा, सिर्फ एक कार्बन स्टार्च, ठीक है, एक कार्बन निकलेगा, वो शुगर बनाने चला जाएगा सुक्रोज की।
एक कार्बन हट गया वो सुक्रोज बनाएगा। और ये साइकिल 6 बार होती है। ऐसे हर बार एक कार्बन आता है, जैसे 6 बार होगी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा, तब इस 6 बार साइकिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन निकलता है सुक्रोज के लिए। उसके बाद यहाँ पे ATP से ADP बनती है, यहाँ पे रीजनरेशन होती है, एंजाइम दोबारा तैयार हो जाता है 5 कार्बन का, वापस आ गया इधर। यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 3 है, ये 6 कार्बन का हो गया था, ये कार्बन कुल मिला के इधर चला गया, फिर यहाँ पे दोबारा 5 कार्बन का हो गया। तो आप इसका मेन पॉइंट देखेंगे तो क्या क्या है यहाँ पे आप, ठीक है। एक सुक्रोज का कंपाउंड बनाने के लिए ये साइकिल होती है 6 बार होती है, 6 बार साइकिल होती है, तब ये सुक्रोज का कंपाउंड बनता है, मतलब ग्लूकोज का कंपाउंड। मेन तो ग्लूकोज का कंपाउंड बनाती है इतनी देर में, ठीक है। पहला क्या है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, उस पर रूबिस्को एंजाइम है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करा, कार्बोक्सिलेशन बन गया। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, इसमें स्टेप में पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या हुआ, 2 में टूट गया। एक कंपाउंड का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, PGA, ठीक है। अब यहाँ पे ATP फूकी, NDP फूकी। दूसरे पॉइंट का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद क्या होगा, ट्राई शुगर, उससे एक कार्बन निकल जाएगा। तो यहाँ पे रीजनरेशन होगी, फिर यहाँ पे भी एक ATP फूकेगी, फिर दोबारा ये एंजाइम तैयार हो गया। ATP की यूटिलाइजेशन कितनी होती है, एक साइकिल में आपकी 3 ATP फूकी हैं, एक साइकिल में 3 ATP फूके हैं आपकी, ये साइकिल में 3 फूकी हैं। अब 3 कैसे फूकी हैं दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 PGA, तो यहाँ पे एक बार तो ऐसे निकलेगा, एक बार पे 3 कंपाउंड है तो एक बार तो ऐसे ही निकलेगा, और एक बार इसके साथ निकलेगा, मतलब 2 ATP फूकेंगे तो 2 कंपाउंड है, तो ठीक है। 1 साइकिल के अंदर 3 ATP फूकती है, एक साइकिल के अंदर 3 ATP फूकती हैं, तो 6 साइकिल में फूकेंगी 18 ATP, 18 ATP का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। 18 ATP फूकेंगी। कैल्विन साइकिलिंग हैविंग 3 स्टेप, कैल्विन की साइकिल होती है, उसके बाद 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, इट इज़ अ फिक्सेशन ऑफ कार्बन इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिसमें क्या बनता है, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट को रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को की कार्बोक्सी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इस रूबिस्को की फुल फॉर्म असल में ये होती है, ठीक है। क्या नाम है, कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब रिडक्शन का प्रोसेस आता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। डूरिंग दिस स्टेप 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ATP के फूकते हैं, और 2 मॉलिक्यूल NDT पे यूटिलाइज होते हैं फॉर रिडक्शन पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फिक्सेशन के अंदर आपके 2 ATP के मॉलिक्यूल फूकते हैं रिडक्शन स्टेप में, और 2 NADP के फूकते हैं रिडक्शन प्रोसेस में स्टेप में। फॉर फिक्सिंग 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको 6 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सिंग होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, द 6 टाइम ऑफ कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड, 6 बार सेकेंड कैल्विन की साइकिल है वो रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। रीजनरेशन ऑफ, अब रीजनरेशन में क्या होता है, एंजाइम दोबारा तैयार होता है, 5 कार्बन का था, रीजनरेशन होती है RUBP की,
ठीक है। रीजनरेशन ऑफ RUBP, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये RUBP, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यूनिटरप्टेड कंटिन्यूएशन ऑफ केल्विन साइकिल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है फॉर यूनिटरप्टेड कंटिन्यूएशन ऑफ केल्विन साइकिल के लिए। फ्यू रिजल्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ केल्विन साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल बनाना है हमें ग्लूकोज का, केल्विन साइकिल को 6 बार करना पड़ेगा इसके लिए। अगर हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है ग्लूकोज का, उसके लिए हमें 6 बार केल्विन साइकिल को चलाना पड़ेगा। फॉर फिक्सिंग एवरी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल, अगर आपको एक मॉलिक्यूल भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराना है तो आपको 3 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ती है और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए 6 मॉलिक्यूल फिक्स कराने पड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल 18 ATP की ज़रूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज का केल्विन साइकिल में, और 12 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनपुट देखेंगे तो आपका इनपुट है एक कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं आप, और मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं आप, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है आउटपुट में, और आप 18 ATP देते हैं और 18 ADP निकलती हैं, और आप 12 NADPH देते हैं और 12 NADP निकलती हैं। C4 पाथवे, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न प्लांट है, मॉडर्न प्लांट में C4 पाथवे होता है, और थोड़े पुराने प्लांट है उनमें C3 पाथवे होता है। C4 पाथवे ये किसने दिया था, और हैच और स्लैक पाथवे, हैच और स्लैक पाथवे भी कहते हैं इसे, हैच और स्लैक पाथवे भी कहते हैं। दिस पाथवे फाउंड प्लांट दैट अडप्ट टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ये उन प्लांट में पाया जाता है C4 पाथवे जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, उनमें पाया जाता है C4 पाथवे। C4 पाथवे उन प्लांट में पाया जाता है जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। ऑल्सो दीज कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, और C4 प्लांट होते हैं, वो C4 प्लांट होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। C4 प्लांट होते हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को। ये C4 प्लांट होते हैं शो रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे रेस्पॉन्स करते हैं। C4 प्लांट होते हैं ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे रेस्पॉन्स देते हैं। इनके पास लैक होती है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, लैक फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी ऑक्सीजन तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फूक जाती है और आउटपुट कुछ निकलता नहीं, ये प्लांट में हो जाती है। C3 में होती है फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होती है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और बायोमास, C4 प्लांट के अंदर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की। सच प्लांट इनिशियल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडजस्टमेंट टू C4 पाथवे, ठीक है, ये एडजुवेंट्स होता है टू C3 पाथवे के, और केल्विन साइकिल विच इज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है वो। C4 प्लांट के अंदर आपकी क्रेंज एनाटॉमी दिखती है इन लीफ, कहाँ पे होती है क्रेंज एनाटॉमी, लीफ में होती है, लीफ में होती है इनकी क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है लीफ के अंदर, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है लीफ के अंदर। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है लीफ के अंदर।
कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये। इस सेल का नाम दे रखा है आपका सीड बंडल सेल, और ऊपर वाले सेल का नाम दे रखा है मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल है आपका इधर वाला, इसका नाम मीजोफिल सेल है। ये मीजोफिल सेल है इनका। ये ऊपर वाला हो गया आपका मीजोफिल सेल। अब यहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बाइकार्बोनेट बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। ये आपका ये कार्बोनेट होता है वाला, ये होता है काला कंपाउंड। ये आपके किससे जुड़ता है? पैप कार्बोक्सिलेज से जुड़ जाता है। पैप कार्बोक्सिलेज वो होता है 3 कार्बन से बना हुआ होता है। पैप कार्बोक्सिलेज ये 3 कार्बन से बना हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इससे जुड़ जाती है और 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना देती है। उसका नाम है OAA मैलिक एस्पारिक। ठीक है, अभी 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये मीजोफिल सेल से निकल के चला जाता है आपका बंडल शीट सेल के अंदर। बंडल शीट सेल के अंदर चले जाता है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन जाता है? C3 का कंपाउंड वापस आ जाता है। यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है C3 वाला कंपाउंड। अब इधर वापस C3 वाला कंपाउंड जाता है, यहाँ से एनर्जी भुगती है, फिर रीजनरेशन हो जाती है, फिर वापस चले जाता है। ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्सेशन में काम आएगी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बनाएगी आपका, ठीक है, वो आपका ग्लूकोज बन रहा था, वो यहाँ से बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे ना, ये कार्बन देगी ग्लूकोज को, यहाँ पे फिक्सेशन होगा। यहाँ पे वो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे C3 साइकिल चलेगी दोबारा से इस तरह से यहाँ पे आके। अब ये दे रखी पूरी साइकिल, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई किसमें? मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई, पैप से जुड़ी है और इन्हें 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना लिया। 4 कार्बन वाला एसिड है वो आया। अब वहाँ पे बंडल शीट सेल पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, वो ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर। क्रेन्स एनाटॉमी in leaf C4 plant. Vertical section of leaf clearly indicate a typical arrangement of 2 cells. ये आपका वर्टिकल सेक्शन दिख रहा है लीफ का, ये ऐसा ही दिखा रहा है। यहाँ पे 2 सेल हैं इस तरह से। ये तो ऊपर वाला सेल अलग है, ये ऊपर वाला सेल अलग हो गया, और ये नीचे वाला हो गया अलग सेल। ये क्रांस एनाटॉमी का दिखा रहा है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ क्लियरली इंडिकेट टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल। बंडल शीट सेल, the cellular layer of large size cell with no intercellular space around a vascular bundle. बंडल शीट सेल कैसे होते हैं? लार्ज लेयर होती है और लेयर ऑफ लार्ज सेल, लार्ज साइज सेल की लेयर होती है पूरी, विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। उस पर बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। नो इंटरसेलुलर स्पेस अराउंड अ वस्कुलर बंडल। These are having large number of chloroplasts. बंडल सी सेल होते हैं, इनके पास लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और थिक वॉल होती है इनकी। आर इम्पीरिवियस टू गैसियस एक्सचेंज। बंडल सी सेल इम्पीरिवियस होते हैं, मतलब कि कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं करते बंडल सी सेल। और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके बाद थिक वॉल होती है। इनके पास हैविंग होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड थिक वॉल होती है इनकी। बंडल शीट सेल लैक ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज। पैप कार्बोक्सिलेज आपको बंडल शीट सेल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको मीजोफिल में मिलता है। मीजोफिल सेल में मिलेगा आपको पैप कार्बोक्सिलेज। और रूबिस्को एंजाइम भी आपको मीजोफिल सेल के अंदर ही मिलेगा। रूबिस्को एंजाइम बंडल शीट सेल के अंदर नहीं मिलता, लैक होता है। मीजोफिल सेल ये पत्ती पे पाए जाते हैं आपके। मीजोफिल सेल, सच सेल आर लूजली अरेंज अराउंड अ बंडल शीट सेल। ये सेल होते हैं मीजोफिल सेल, ये बंडल शीट सेल के अराउंड में, ऐसे बंडल शीट सेल हो गई, इसके बाजू में लगे हुए होते हैं, ठीक है, अराउंड अ बंडल शीट सेल।
ये लूजली अरेंज होते हैं अराउंड अ बंडल सी सेल। इनके पास क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। इनके पास रूबिस्को एंजाइम होता है। इनके पास रूबिस्को एंजाइम होता है। यहाँ पे लैक ले रखा है, लैक वैक कुछ नहीं है, यहाँ पे वर्ड गलत है। इनके पास रूबिस्को एंजाइम होता है बंडल सी सेल के, मीरोफिल सेल के पास। इनके पास पेप कार्बोक्सिलेज भी होता है सही वर्ड है यहाँ पे, लैक नहीं था, गलत वर्ड है लैक। इनके पास रूबिस्को एंजाइम होता है, पेप कार्बोक्सिलेज भी होता है। क्रांस एनाटॉमी कैन बी फाउंड इन लीफ ऑफ प्लांट लाइक मेज के प्लांट, भुट्टे के प्लांट में आपको क्रांस एनाटॉमी मिल जाएगी। सोरगम में मिल जाएगी, सोरगम में मिल जाएगी, सोरहम में मिल जाएगी, सोरहम में मिल जाएगी, और मेज भुट्टे के प्लांट में मिल जाएगी। ठीक है, क्रांस एनाटॉमी मेज में मिल जाएगी, सोरगम में मिल जाएगी। स्टेप इन्वॉल्व इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पैप होता है 3 कार्बन का, इन मीसोफिल सेल एट एज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म अ 4 कार्बन का एसिड कंपाउंड ऑक्सैलोटिक एसिड, इसका नाम था ऑक्सैलोटो एसिड। ठीक है, आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट इसकी फुल फॉर्म है पैप की। ये होता है आपका मीसोफिल सेल में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है इन प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। और क्या बना देता है, ये आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में, जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, बदल जाता है मैलिक एसिड में और एस्पार्टिक एसिड में, इन मीसोफिल सेल के अंदर ही। ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये बदल जाता है, कंपाउंड ही कन्वर्ट हो जाता है टू अनदर 4 कार्बन का कंपाउंड होते हैं, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये मैलिक एसिड में बदल जाते हैं और एस्पार्टिक एसिड में बदल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मैलिक एसिड टू बंडल सेल, और मैलिक एसिड होता है ये ट्रांसफ़र होता है बंडल सी सेल में। ये मैलिक एसिड होता है, ये ट्रांसफर होता है बंडल सी सेल में। C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब C4 एसिड तब बंडल सी सेल में पहुंच जाता है, इसे हम तोड़ देते हैं और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, और 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, उसे वापस भेज देते हैं मीसोफिल सेल के अंदर, वेयर इज कन्वर्टेड टू पैप। वो बाद में पैप में बदल जाता है, पैप में बदल जाता है वो मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम मैलिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है मैलिक एसिड से इन बंडल सी सेल, वो एंटर करती है C3 साइकिल में, उसका नाम है कैल्विन साइकिल। बेसिक पाथवे रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू बोथ। ये कैल्विन पाथवे होता है, कॉमन होता है C3 में और C4 में, दोनों में कॉमन होता है आपका कैल्विन पाथवे। अभी फीचर्स हैं, यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे। द टाइप ऑफ सेल इन लीफ, कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं लीफ में। C3 में तो मीसोफिल सेल ही पाए जाते हैं, C4 में मीसोफिल पाए जाते हैं, बंडल सी सेल पाए जाते हैं। टाइप इन विच इनिशियल फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड अकर, मीसोफिल सेल में होती है, C4 में मीसोफिल सेल में होती है। सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल अकर, मीसोफिल सेल में होती है कैल्विन साइकिल C3 में, और C4 में कैल्विन साइकिल होती है बंडल सी सेल में। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 में होती है राइबोलो 1,5 बाइफॉस्फेट, और C4 में होती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप 3 कार्बन का। ये होती है प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एक्सेप्टर यहाँ पे C3 में 5 कार्बन वाला है और यहाँ पे C4 में 3 कार्बन वाला है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है, C3 में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA 3 कार्बन का बनता है। यहाँ पे बनता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है। लोकेशन और रूबिस्को, मीसोफिल में पाया जाता है रूबिस्को C3 साइकिल में, और C4 साइकिल में रूबिस्को बंडल सी सेल में पाया जाता है। लोकेशन ऑफ पैप केज, पैप होता है, ये तो एब्सेंट होता है किसमें, C3 में,
और मीसोफिल में पाया जाता है C4 में। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट C3 में लो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट C3 में लो होता है और C4 में हाई होता है। फोटो रेस्पिरेशन सिग्निफिकेंट होती है, C3 में फोटो रेस्पिरेशन होती है और C4 में नील के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। क्रेन्स एनाटॉमी इन लीफ C3 साइकिल में तो नहीं होती, C4 में होती है क्रेन्स एनाटॉमी। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या होते हैं, तो C3 है, C3 में होते हैं लो, यानी कि 25 से 20, 20 से 25, और C4 वाली में ऑप्टिमल टेम्परेचर है 30 से 40। वर्क एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, वर्क एट लो कार्बन डाइऑक्साइड, दीज रिक्वायर्ड ऑप्टिमल कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन फॉर वर्किंग। C3 वाली तो ऑप्टिमल कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्वायर्ड करती है फॉर वर्किंग। दीज कैन वर्क एट वेरी लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। C4 होती है साइकिल, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है तब भी वर्क कर सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इन वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल की सबसे पहली स्टेज में वी हैव लर्न दैट रूबिस्को रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोक्सिलेशन, रूबिस्को रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लगाने में। रूबिस्को इज मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड, रूबिस्को है एक मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड के अंदर, रूबिस्को एंजाइम मोस्ट एबेंडेंट है वर्ल्ड में। ये हो गया RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इस नेम एज बिकॉज इट एक्टिव साइट कैन बाइंड। अभी रूबिस्को होता है, रूबिस्को का नाम है, आप रूबिस्को क्या है, द रूबिस्को है कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज। ये इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों से बाइंड करने की साइट मौजूद होती है रूबिस्को के पास। तो C3 प्लांट में समटाइम ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है रूबिस्को से, C4 बाइंड करती है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है ज़्यादातर, तो तब ये C3 साइकिल सही चल रही होती है। अब क्या होता है, C3 प्लांट के अंदर कई बार ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है रूबिस्को से और लीड टू द डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिकेशन में डिक्रीज आ जाता है। फिर इंस्टेड ऑफ बीन कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA, होना क्या था, 2 मॉलिक्यूल बनने थे पर वो बने नहीं। कौन किसके बनने थे, PGA के 2 मॉलिक्यूल बनने थे, वो तो बने ही नहीं। रूबिस्को विद O2 फॉर्म, रूबिस्को ने क्या बना दिया, फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया, तब वो ऑक्सीजन से बाइंड हुआ, एक मॉलिक्यूल बना दिया फॉस्फोग्लिसरेट का, फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल बना दिया फॉस्फोग्लिसरेट इन अ डिफरेंट पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, और उसने एक डिफरेंट पाथवे को फॉलो कर लिया, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस, ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्या है, वेस्टफुल, बेकार है, बिकॉज क्यों, नीदर शुगर और नॉर ATP सिंथेसाइज, ना ही शुगर बनती है ना ही ATP बनती है, तो ये बेकार प्रोसेस है। रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, आप ATP का भी यूज़ करोगे, एक ही ATP को लगेंगी, फूकेंगी इसमें और एंड में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, और ना ही कोई ATP बनी इसमें और ना ही कोई शुगर बनी। नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, NADPH का भी कोई सिंथेसिस नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन डोंट अकर इन C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन होती है और C4 प्लांट में नहीं होती। क्यों, दीज हैव क्रेन्स एनाटॉमी, क्योंकि C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है इन देयर लीव विच इंक्रीज कर देती कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एंजाइम रेट। ठीक है, वो इंक्रीज कर देती है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एंजाइम साइट। मैलिक एसिड जो कि C4 एसिड फॉर्म होता है मीसोफिल में C4 साइकिल के अंदर, इज ब्रोकन डाउन इन बंडल सीड सेल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन इंटरसेलुलर concentration of carbon dioxide. These ensure the functioning of रूबिस्को as a carboxylate and the minimum oxygen activity. अब रूबिस्को कहाँ पाया जा रहा है, रूबिस्को पाया जाता है आपका C4 के अंदर, C4 के अंदर रूबिस्को पाया जाता है बंडल सीड सेल के अंदर। C4 में रूबिस्को बंडल सीड सेल के अंदर पाया जाता है, मैंने शायद पीछे गलत पढ़ा दिया था, यहाँ पे रूबिस्को बंडल सीड सेल में पाया जाता है। C4 साइकिल में रूबिस्को बंडल सीड सेल में पाया जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है, क्योंकि बंडल सीड सेल में कोई ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, तो यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़ होती है।
फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय द वेरियस, ठीक है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय द वेरियस इंटरनल प्लांट फैक्टर। इंटरनल प्लांट फैक्टर कौन से हो गए? नंबर एंड साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एक्सटर्नल फैक्टर हो गए अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। ब्लैक मैन 1905, ब्लैक मैन ने 1905 में कहा दिए थे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैक मैन ने 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिए थे। ब्लैक मैन ने 1905 में 1905 में ब्लैक मैन ने 1905 में लॉ दिए थे ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इफ़ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर केमिकल प्रोसेस होता है वो अफेक्ट करता है बाय मोर देन वन फैक्टर से, देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर विच नियरलेस्ट टू मिनिमम वैल्यू। तो आप रेट निकालेंगे, रेट डिटरमाइन करेंगे एक जिस फैक्टर से उसकी वैल्यू नियरेस्ट होगी मिनिमम वैल्यू से। It is a factor which directly affect the process if it quantity change, अगर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। Example, if the green leaf of plant is provided optimum light, carbon dioxide condition, then also plant may not be able to photosynthesize. क्यों? If the temperature provided is very low, that is in case the temperature act as a limiting factor, अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कराया बहुत ही कम हो गया तो टेम्परेचर बनेगा आपका लिमिटिंग फैक्टर। इफ सच लीफ इज गिवन ऑप्टिमम टेम्परेचर इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। अगर आपने टेम्परेचर ऑप्टिमम दे दिया उस लीफ को फिर तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगी। लाइट, एक्सटर्नल फैक्टर आ गए लाइट। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर होता है लाइट। ये कह रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहेगी। ये लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। शुरुआत में तो फोटोसिंथेसिस बढ़ी, लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। फिर एक टाइम आएगा फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट रेट पा जाएगी और लाइट बढ़ती जा रही है। इसका असली ग्राफ ऐसा है, लाइट बढ़ती जा रही है एकदम नीचे आ जाएगी। क्यों? ये पिगमेंट रप्चर हो जाएंगे तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक टाइम पर आगे, तो ये एकदम नीचे आ जाएगा ग्राफ। फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो होने की ही नहीं। तो ऐसा है, ये लाइट इंटेंसिटी दे रखी है इधर और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रखा है। ये ए है इधर, ये बी है, ये सी है। इफेक्ट ऑफ लाइट इज कैटेगराइज्ड अंडर द लाइट क्वांटिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। लो लाइट इंटेंसिटी, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप होती है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। लाइट का सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन इधर दे रखा है लाइट का, ये सैचुरेशन ही तो है। ये कब आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका तब 10% भी सनलाइट मिल जाएगी प्लांट को। द लाइट इज़ रियली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो इस वजह से लाइट होती है, ये बहुत ही रियली केस में लिमिटिंग फैक्टर बनती है। सन लाइट होती है, ये बहुत ही रियली केस में लिमिटिंग फैक्टर बनती है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट वो शेडेड और डैन फॉरेस्ट में रहते हैं और शेडेड में रहते हैं एरिया में, उन्हें छोड़ के। इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल एंड डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस। अगर वो लाइट है वो बियॉन्ड आ गई है, बहुत ही ज़्यादा आ गई है, तो कॉज कर देगी ब्रेक ऑफ डाउन क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट को भी तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी और उस वजह से फोटोसिंथेसिस एकदम डिक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। Atmospheric carbon dioxide is very low, that between
कितनी होती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03 से 0.04 के बीच में होती है। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 0.05% कॉज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं 0.05% तक कर देते हैं तो आपका इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। अगर आपने बियॉन्ड कर दी, कितने 0.05 से भी ज़्यादा कर दी, दिस विल कैन बी डैमेजिंग ओवर द लॉन्गर पीरियड, फिर डैमेज कर जाएगा लंबे समय के लिए डैमेज कर जाएगा। इट विल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड। इफ द लाइट कंडीशन आर लो, अगर लाइट कंडीशन लो है, नीदर या C3 हो या ना ही C4 हो, ये रेस्पॉन्ड टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन। ये कह रहे हैं इफ़ द लाइट कंडीशन आर लो, लाइट की कंडीशन लो है और ना ही C3 है ना C4 है, तो रेस्पॉन्ड करेगा टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन को। इफ़ द लाइट इंटेंसिटी इज मोर हाई, अगर लाइट की इंटेंसिटी मोर हाई है और C4 और C3 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट फोटोसिंथेसिस, तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो C4 और C3 प्लांट इंक्रीज दिखाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट, C4 प्लांट होते हैं सैचुरेशन शो कर देते हैं अबाउट 360 माइक्रो पर लीटर, 360 माइक्रो पर लीटर पे सैचुरेशन दिखाते हैं C4 प्लांट की बात हो रही है, 360 U पर लीटर। विच वाइल C3 प्लांट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड सैचुरेशन सनलाइट बियॉन्ड, ये बियॉन्ड इनका सैचुरेशन का बात है बियॉन्ड, तब 450 U से भी ज़्यादा हो जाएगा पर लीटर, तब आएगा C3 का सैचुरेशन। टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बीन एंजाइम अ रिलेटिव मोर टेम्परेचर कंट्रोल, वो एंजाइम होते हैं ये मोर टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। टेम्परेचर इज ऑप्टिमम हायर फॉर C4 प्लांट, टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हाई है फॉर C4 प्लांट इन कंपैरिजन ऑफ C3 प्लांट के कंपैरिजन में C4 प्लांट को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हायर फॉर ट्रॉपिक प्लांट इन कंपैरिजन टू प्लांट अडेप्ट टू टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ट्रॉपिक प्लांट को इन कंपैरिजन टू टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट को। क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर, इफेक्ट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्लाइमेट होती है, क्लाइमेट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इफेक्ट कर देती हैं आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम को। वाटर, ऑल्थो वाटर इज़ वन ऑफ रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन, वाटर है एक रिएक्टेंट है इसमें लाइट रिएक्शन के अंदर, बट इट इफेक्ट एज अ फैक्टर इज मोर थ्रो ऑन प्लांट रदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। ये डिपेंड बहुत करता है वाटर, प्लांट वाटर पर बहुत ही डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस को भी छोड़ो वैसे भी बहुत डिपेंड करता है प्लांट वाटर के ऊपर। वाटर स्ट्रेस रिजल्ट इन, अगर वाटर का स्ट्रेस होता है रिजल्ट हो जाता है, फिर प्लांट में क्या क्या होगा, अगर वाटर का स्ट्रेस पड़ जाता है तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड अवेबिलिटी, स्टोमेटा तो बंद हो जाएंगे फिर अगर वाटर की कमी पड़ गई प्लांट के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अवेबिलिटी का। वेल्टिंग ऑफ लीव, रिडक्शन इन देयर सरफेस एरिया, ऑल्सो देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे अब डायग्राम बचते हैं, ये डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम है आपका, ये आपका पिछले एक्सपेरिमेंट को दिखाता है। ये डायग्राम किसके दिखाता है, पिछले एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है डायग्राम। ये डायग्राम बता रहा है हमने चूहा रखा, चूहे के साथ एक मोमबत्ती जलाई, दोनों के दोनों मर गए, मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया। अब यहाँ पे कहा मैं चूहा रखा, मोमबत्ती रखी, प्लांट रखा, तो ये जिंदा रह गए तीनों के तीनों। ये आपका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड,
ग्राफ शोइंग द एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, ग्राफ शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपरने ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। ये आपके दे रखे हैं, ये मैंने पढ़ा दिए थे शुरुआत में। ये हो गया, ये पढ़ लो और ये पढ़ लो। ये आपका दे रखा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्रोटॉन हो गया यहाँ पे डलेगा, ये पिगमेंट्स हो गए और ये एक्शन सेंटर हो गया इधर। ये आपका जेड स्कीम दे रखा है इधर। ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट इसके पास आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, फिर तुम्हारे इसके पास आया, साइकिल से चल गई। ये आपकी दे रखी है कीमो ऑस्मोसिस। ये आपकी दे रखी है केल्विन साइकिल 3C3 साइकिल। ये आपकी दे रखी है C4 साइकिल का डायग्राम। ये दे रखी है लाइट की इंटेंसिटी, द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑन लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। मेरा नाम है अमजद अली।